एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से दुनिया का कितना हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? सैटेलाइट से देखने में बहुत ज्यादा लग सकता है, पर हकीकत यह है कि पृथ्वी की सतह का महज 10% हिस्सा ही बर्फ से ढका हुआ। यह परसेंटेज समय समय पर बदलता रहता है और कुछ आइस एजेस के दौरान तो ये आंकड़ा 30% तक पहुंच जाता था। लेकिन दुनिया का तापमान बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, लोगों को उसमें दबी हुई कई अजीब और गरीब चीजें देखने को मिल रही हैं। जमे हुए आदि मानवों और घातक बीमारियों से लेकर एलियन सभ्यता की बर्फीली निशानियां। आज हम देखेंगे बर्फ में दबी मिली दुनिया की कुछ सबसे अजीब और गरीब चीजें। एलियंस की मुहर। साल 2013 में जेसन नील्सन सर्दियों के मौसम में अपने दोस्त के साथ यूटा की एक जमी हुई झील की सैर पर निकले थे, जहां उनकी नजरें जा रही थी सिर्फ बर्फ की बर्फ पर। तभी नील्सन ने एक जमी हुई झील के बीचों बीच एक अजीब सी गोल आकृति नोटिस की। जब वो दोनों उस अजीब सी चीज के थोड़ा और पास गए तो उन्होंने देखा कि भैया वो तो बहुत डरावनी है। उन्होंने देखा कि बर्फ पर एक अजीब सा डरावना गोला बना हुआ था, जिस पर सैकड़ों छोटे छोटे छेद थे। अगर आपको इस तरह की चीजों से डर लगता है तो मैं तो कहूंगा भैया दूर ही रहना। जैसे कि ये कम डरावना रहा हो, उस गोले के सेंटर के पास एक दूसरा गोला था जो इसे ऐसा लुक देता था मानो किसी दानव की बड़ी सी आंख हो जिसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो। आखिर ये है क्या? क्या किसी और को भी इसे तबाह करने का मन हो रहा है? इसकी पड़ताल करने के इरादे से जब नील्सन ने थोड़ा और नजदीक से गौर किया तो पाया कि छोटे छोटे नरम गोले बर्फ को पिघलाते हुए नीचे की तरफ धंस रहे थे। I know, dude. That's what's weird about it. आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पक्का एलियंस के अंडे होंगे। खुशकिस्मती से सच्चाई इतनी डरावनी नहीं थी और इस गोले को असल में एक छोटी सी बच्ची ने बनाया था। जी नहीं, वो काले जादू का कोई अनुष्ठान वगैरह नहीं कर रही थी। बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने एक आर्ट प्रोजेक्ट के तहत आटे और नमक के छोटे छोटे गोले बनाकर बर्फ पर सजा दिए थे। थोड़ी देर के बाद ये गोले बर्फ को गलाते हुए नीचे धंस गए और ये डरावना सा पैटर्न उभर के आ गया। मुझे तो इसे देखने भर से उल्टी आ रही भैया। ये इतना वाहियात सा क्यों दिख रहा है? चलो कम से कम इतना तो सुकून है कि हम पर एलियन वगैरह का कब्जा नहीं होने वाला, फिलहाल के लिए तो है कम से कम। लहर में जमी मछलियां। साल 2015 में फोटोग्राफर केली प्रेहाइम लेक इंडीज नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज घूमने गई। वहां वे खूबसूरत नजारों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ली जो खूबसूरत कम डरावनी ज्यादा थी। अपनी आंखें मत मलिए, क्योंकि इस तस्वीर में सचमुच जमी हुई मछलियां फुट भर ऊंची दीवार पर नजर आ रही हैं। इतनी ढेर सारी मछलियां बर्फ में खड़ी पोजीशन में आखिर फंसी कैसे? पहली नजर में लगता है मानो ये मछलियां छलांग लगाने के दौरान बीच हवा में जम गई होंगी, शायद बर्फीले हवा के किसी तेज झोंके के कारण। लेकिन दुनिया में कहीं भी तापमान इतना नीचे कहीं नहीं जाता कि पानी पलक झपकते बर्फ में तब्दील हो जाए। इसके लिए तापमान को 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 तक नीचे जाना होगा, जो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये तापमान अंतरिक्ष के खाली वैक्यूम के तापमान जैसा है। हकीकत में इस अजीबोगरीब तस्वीर का असल कारण है झील की सतह पर धुंधली बर्फ की एक मोटी परत का जमना। जब धुंधली बर्फ की चादर एक हद से ज्यादा मोटी हो जाती है तो झील सतह के नीचे मौजूद पेड़ पौधों को धूप मिलना बंद हो जाती है, जिसके कारण वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण पानी में मौजूद मछलियां बेहोश होने लगती हैं और पानी में ऊपर उठकर सतह पर इकट्ठा होने लगती हैं। फिर भी सवाल बनता है कि ये मछलियां बर्फ में खड़ी पोजीशन में आखिर कैसे फंस गई? एक संभावना है कि शायद मौसम आगे और ठंडा हो गया हो, जिसके चलते झील की सतह पर बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी और बढ़ती हुई बर्फ जब किनारे पर आई तो पत्थरों वगैरह के दबाव में आकर सीधी खड़ी हो गई। उसके बाद हवा के झोंके ने इन मछलियों को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया होगा, जिससे कि बर्फ की ऊंचाई धीरे धीरे 4 फीट तक हो गई। खुशकिस्मती से यह घटना बहुतों के लिए खुशखबरी साबित होगी, क्योंकि चील और मछली खाने वाले पक्षियों की तो मैया दावत जैसी हो गई। वैसे पक्षी मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि इतना ठंडा खाकर तो मेरे दांतों में गलन होने लगती है। बर्फ में जमे प्राणी। एंटोन और एलेक्स बेबिच नाम के दो भाइयों के लिए वो एक नॉर्मल दिन था जब जनवरी 2017 में वे नॉर्थ इंडियाना में आइस फिशिंग के लिए गए थे। वे एक दो मछलियां पकड़कर घर लौटने की उम्मीद में थे, लेकिन उन्हें जो मिला वो किसी मामूली मछली से एकदम हटकर था। असल में उन्होंने कोई जिंदा मछली नहीं बल्कि हैरत अंगेज वीडियो फुटेज कैप्चर की। उन्होंने देखा कि एक बेस मछली का आधा शरीर झील की जमी हुई सतह से बाहर निकला हुआ था। दोनों भाई जब उस मछली के थोड़ा और नजदीक पहुंचे तो पता चला कि मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। बर्फ में जमी हुई वो बेस अकेली नहीं थी, बल्कि अपने से कई गुना बड़ी एक पाइक मछली के मुंह में फंसी हुई थी। सो दो मछलियां एक साथ जमकर आखिर मर कैसे सकती हैं? मेरे हिसाब से पाइक ने बेस को पूरा पूरा खाने की कोशिश की होगी और अपने जबड़े की हैसियत से ज्यादा बड़ा बाइट ले लिया होगा। बेस थोड़ी ज्यादा बड़ी होने के कारण पाइक के मुंह में फंसी रह गई, जिससे उसका दम घुट गया और दोनों मछलियां उसी हालत में मर गईं। फिर ये दोनों मरी हुई मछलियां उठकर ऊपर सतह पर आ गईं, जहां बर्फ में जमने के बाद वे डेमियन हर्स्ट की किसी कलाकृति सी दिखने लगी। लेकिन मछलियां इकलौता ऐसा प्राणी नहीं है जिनकी बर्फ में जमने के कारण मौत हो जाती है। यकीन ना हो तो इस बेचारी लोमड़ी से पूछ लो जो स्कैंडिनेविया की
की एक झील में कुछ ज्यादा ही देर खड़ी रह गई। बेचारी पानी में गिरकर डूब गई होगी, फिर मौसम ठंडा होने पर वहां पड़े पड़े पानी के साथ जम गई। वैसे मेरा फायरफॉक्स तो जब देखो तब फ्रीज हो जाता है। इसी तरह पहली नजर में लगता है मानो इस मगरमच्छ के साथ भी उस बेचारी लोमड़ी जैसा हुआ, लेकिन आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि ये मगरमच्छ पूरी तरह सलामत है। वैसे तो सरीसृप ज्यादातर गर्म पानी में पाए जाते हैं, लेकिन अमेरिकी मगरमच्छ नॉर्थ कैरोलिना जैसी जगहों में भी रहते हैं, जहां तापमान -34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लुढ़क सकता है। ये मगरमच्छ ठंड का मुकाबला करना अच्छे जानते हैं। पानी जमना शुरू होने से ठीक पहले अपनी नाक सतह से ऊपर कर देते हैं, ताकि बर्फ में दबे होने पर भी वो सांस ले पाए। फिर इन शिकारियों का शरीर ब्रूमेशन कही जाने वाली एक अवस्था में चला जाता है। आप इसे स्तनधारियों में देखी जाने वाली हाइबरनेशन प्रक्रिया जैसा समझ सकते हैं। करीब 5 महीने तक चल सकने वाली इस प्रक्रिया में मगरमच्छ का पाचन तंत्र पूरी तरह रुक जाता है। हृदय गति एकदम धीमी हो जाती है और वे बिना कुछ खाए पिए बर्फ पिघलने के इंतजार में पड़े रहते हैं। मानना पड़ेगा भाई, ये मगरमच्छ तो बड़े सब्र वाले प्राणी होते हैं। अगर आपको चिल करना है तो क्या करेंगे, बस आराम से बैठेंगे और मजे से हमारे रोचक वीडियोस देखेंगे, है ना। जब यहाँ पर आ गए तो नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो। कर लिया, ग्रेट। तो कहाँ थे हम? बर्फ में फंसा आदिमानव, लेकिन बर्फ में जमकर मरने के मामले में बुरी किस्मत वाले अकेले जानवर नहीं है। सन 2021 में मिनियापोलिस अमेरिका में स्थित थियोडोर वर्थ रीजनल पार्क घूमने आए लोगों को ये अजीब से देखने वाली चीज मिली। पेड़ों के झुरमुट में बर्फ का एक 6 फीट ऊंचा ब्लॉक छिपा हुआ था, जिसमें इंसान जैसे दिखने वाली एक आकृति जमी हुई थी। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हाथों में क्लब जैसा भारी हथियार पकड़े हुए प्राचीन काल का कोई आदिमानव लगता है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। इस आदिमानव की एक झलक पाने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पार्क में आने लगे। आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की शुरुआत जैसा लग रहा है। अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी, जिसमें बर्फ में जमा हुआ एक प्राचीन दैत्याकार आदिमानव पिघलकर बाहर आती अपने भारी भरकम क्लब से तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन शुक्र है कि कोई तबाही मचाने वाला आदिमानव नहीं था। असल में ये बर्फीला आर्ट पीस जैक शूमा नाम के एक आर्टिस्ट की कलाकृति है, जिन्होंने जुग जुग नाम के इस आदिमानव को पूरी तरह से प्लास्टिक से तैयार किया है। जैक कोई ऐसी चीज बनाना चाहते थे जो लोगों को उनकी टीवी कंप्यूटर स्क्रीन से दूर घर के बाहर खुली हवा और बर्फ तक लेकर आए। लेकिन जुग जुग से मुलाकात करने की ज्यादा सपने मत पालिएगा, क्योंकि आजकल वो अपने मालिक के साथ उनके घर में रहता है। इमेजिन कीजिए कोई बड़ा सा दैत्याकार पुतला आज से लेकर आपको अंत होने तक आपकी हर एक हरकत पर पैनी निगाह बनाए रखेगा। कोई बात नहीं, ये मेरे पुराने रूममेट से कहीं ज्यादा बेहतर होगा मेरे भाई। प्राचीन जीवाश्म। क्लाइमेट चेंज के चलते हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण चिली में स्थित टिंडल जैसे ग्लेशियर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। 1945 से लेकर 2001 के बीच जमी हुई बर्फ की ये विशालकाय नदी पिघलकर करीब 3 मील पीछे जा चुकी है। ग्लेशियर का इस तेज गति से पिघलना हमारे पर्यावरण के लिए घातक साबित होगा। लेकिन टिंडल वाले मामले में पिघलती हुई बर्फ ने एक बहुत ही नायाब कुदरती कलाकृति को उजागर किया। सन 2009 में जीवाश्म विज्ञानियों को इस प्राचीन नदी की तली पर बेहद अच्छी तरह से सुरक्षित एक प्राचीन प्राणी का जीवाश्म नजर आया। वो असल में एक थियोसॉर के अवशेष थे, प्रागैतिहासिक काल का एक समुद्री सरीसृप जो आज से करीब 25 करोड़ साल पहले दुनिया में पाया जाता था। अंदाजे के लिए बता दें, ये साइज उन्हें सबसे बड़े टीरेक्स के मुकाबले 3 गुना बड़ा बनाता है। 10 फीट लंबाई वाले इस जीव का गोल मटोल शरीर, डरावनी आंखें और बहुत लंबी चोंच हुआ करती थी, मानो किसी 3 साल के बच्चे ने डॉल्फिन का एक चित्र बनाया हो। टिंडल ग्लेशियर की साइट पर काम करने वाले जीवाश्मविदों को इस तरह का एक नहीं बल्कि पूरे 76 जीवाश्म बरामद हुए। लेकिन इतने सारे प्राणियों की मौत एक जगह आखिर हुई कैसे? एक्सपर्ट का मानना है कि इसके लिए टर्बिडिटी-करंट कही जाने वाली चीज जिम्मेदार थी। ये नीचे की दिशा में बहने वाले पानी की जबरदस्त रफ्तार वाली एक धार होती है, जो ज्यादातर भूकंप के बाद उठती है। हो सकता है कि इस धारा ने इन जीवों को भूकंप में फटने वाली किसी खाई की तली में धकेल दिया हो, फिर ऊपर से मिट्टी ने उनको जिंदा दफन कर दिया। उनकी लाश पूरी तरह से मिट्टी में दब जाने के कारण उसके इर्द गिर्द के माहौल में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई होगी, जिसके कारण इन प्राणियों का शरीर लंबे समय तक बिना सड़े बचा रहा। इनफैक्ट ये जीवाश्म इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित बचे रहे कि एक्सपर्ट को इनमें एक मादा मिली जिसके गर्भ में मौजूद भ्रूण साफ नजर आ रहा था। इस कमाल की खोज की बदौलत वैज्ञानिक अब इस प्राचीन सरीसृप और इसकी भ्रूण विकास प्रक्रिया को और बेहतर समझ पाएंगे। ये सब तो ठीक है, मुझे बस आपत्ति इस बात पर होगी, और वो है इतने खतरनाक प्राणी को दुनिया में फिर से वापस लाने की कोशिश करना। बाल्टिक का दानव। साल 2021 में एलेक्सी साविन रूस के साइबेरिया इलाके में आराम से टहल रहे थे। चारों तरफ बर्फ मौजूद ही खूबसूरत नज़ारे थे, लेकिन तभी उन्होंने जमी हुई परमाफ्रॉस्ट से बाहर निकलती हुई एक चीज़ देखी। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी ज़मीन को बोलते हैं जो पिछले हजारों सालों से जमी पड़ी हो। पहले तो एलेक्सी को लगा वो कोई मामूली सा पत्थर है, लेकिन पास जाने पर उन्होंने पाया कि असल में वो गेंडे के बच्चे का अवशेष था। आप सोच रहे होंगे साइबेरिया में आखिर गेंडा कहाँ से आ गया? एक ऐसा जानवर जो सिर्फ गर्म मौसम में रहने के लिए जाना जाता है। आज ये भारी भरकम जीव सिर्फ अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन एलेक्सी ने जो देखा वो कोई नॉर्मल गेंडा नहीं था, क्योंकि उसका शरीर फर से ढका हुआ था। पता चला कि एक वोली राइनो था जो कि आज से करीब 50 लाख से 11,700 साल पहले तक धरती पर विचरण करता था। ये मजबूत जीव बड़े दैत्याकार होते थे, जिनकी लंबाई 13 फीट और वजन 2.2 टन से ज्यादा हो सकता था। लेकिन ये बड़ा साइज हमेशा मददगार साबित नहीं होता, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक एलेक्सी को मिले अवशेष की मौत पानी में डूबने से हुई थी। वैसे साइबेरिया की जमी हुई परमाफ्रॉस्ट में वोली राइनो के जीवाश्म मिलने की पहली घटना तो नहीं थी, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक एलेक्सी द्वारा खोजा गया नमूना अब तक का सबसे बेहतरीन ढंग से सुरक्षित नमूना था। गेंडे का ज्यादा
मांस अभी भी सुरक्षित था और साथ ही उसके फर, दांत, बाल और नाक पर छोटी सी सींग थी। इतने बेहतरीन नमूने के चलते वैज्ञानिक आज इस जीवाश्म को और बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। गेंडे की सींग पर मौजूद खरोंच के निशान से पता चलता है कि अपनी सींग से बर्फ खोदता था और नीचे मौजूद हरी घास फूस खाकर अपना पेट भरता था। ये जीव सचमुच हॉर्न टू बी वाइल्ड थे। ठीक है भाई साहब, मान लिया, बहुत ही गंदा जोक था। हाँ, जानलेवा रेनडियर। साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में सिर्फ जमे हुए गैंडे नहीं पाए जाते, क्योंकि साल 2016 में वहां गैंडों से कहीं ज्यादा घातक एक चीज निकलकर सामने आई। उस साल गर्मी के मौसम में 2300 रेनडियर एकदम सही सलामत घास चरते हुए नजर आए और अचानक से मर गए। उसी दौरान करीब 90 स्थानीय लोगों को भी एक अजीब सी बीमारी के चलते लोकल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? बात है साल 2016 में साइबेरिया में बड़ी भीषण गर्मी की और बढ़ते हुए तापमान के कारण इलाके की परमाफ्रॉस्ट पिघलनी शुरू हो गई। लेकिन परमाफ्रॉस्ट की पिघलती हुई बर्फ के साथ एक खतरनाक बीमारी बाहर आने लगी। पता चला कि 20वीं सदी की शुरुआत में एंथ्रेक्स की बार बार आने वाली महामारी के चलते साइबेरिया में लगभग 10 लाख रेनडियर मारे गए थे। उन सभी लाशों को जमीन में दफना दिया गया। लेकिन चूंकि परमाफ्रॉस्ट बड़ी ही सख्त होती है, इसलिए कब्रों को ज्यादा गहरा नहीं खोदा जा सका। मामले को और ज्यादा गंभीर बनाते हुए इलाके में व्याप्त बेहद कम तापमान ने एंथ्रेक्स जीवाणुओं को लंबे समय तक जिंदा बचाए रखा। लेकिन जब गर्मी ज्यादा पड़ने लगी तो पिघलती हुई बर्फ के साथ एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड इन मरे हुए हिरणों की लाश बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इलाके में चरने वाले हिरणों ने शायद इन संक्रमित लाशों से बीमारी पाई होगी और जल्दी ही सब के सब मर गए। जब ये बीमारी हिरणों में फैलने लगी तो उनके संपर्क में आने वाला इंसान भी जल्दी एंथ्रेक्स की चपेट में आ गया। एंथ्रेक्स ऐसी खतरनाक बीमारी है कि भगवान दुश्मन को भी इसका शिकार न बनाए। बैक्टीरिया से होने वाली इस बीमारी से भयानक बुखार, सिर दर्द, उल्टी आना और शरीर पर बड़े बड़े यहाँ तक कि फोड़े होते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। सही इलाज न मिलने पर एंथ्रेक्स से पीड़ित केवल 10% लोग जिंदा बच पाते हैं। शुक्र है कि सही समय पर इलाके के बाकी रेंडियर्स को एंथ्रेक्स का टीका लगा दिया गया, जिससे महामारी ज्यादा नहीं फैल पाई। अब मैं इन हिरणों को उस मासूमियत भरी नजर से दोबारा नहीं देख पाऊंगा भाई। 100 साल पुरानी शराब। अंटार्कटिका के उत्तरी तट पर स्थित है केप रॉयड, एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहां पर तापमान -50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे लुढ़क सकता है और तेज हवाएं बर्फ के ऐसे तूफान खड़ी करती हैं कि आंखों को नजर नहीं आता है। ऐसे कठिन इलाके में रहने वाले इकलौते बहादुर प्राणी हैं यहाँ के पेंगुइन्स। तो फिर साल 2010 में यहाँ आने वाले 3 वैज्ञानिकों को विस्की के 3 क्रेडिट आखिर कैसे मिल गए? क्या ये पेंगुइन्स दारू पार्टी करते हैं? नहीं, असल में ये शराब की बोतलें एक पुरानी झोपड़पट्टी के नीचे पड़ी हुई थी। इस झोपड़ी पट्टी के बारे में दुनिया को पहले से पता था, लेकिन वहां मिलने वाली शराब एक नई खबर थी। कयास था कि शायद ये किसी नामचीन शख्स की शराब थी। असल में ये झोपड़ी मशहूर एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शेकल्टन का बेस कैंप हुआ करती थी। आज से करीब 100 साल पहले साल 1907 में अर्नेस्ट ने साउथ पोल की खोज में निकले एक समूह का नेतृत्व किया और ये झोपड़ी उनका बेस कैंप हुआ करती थी। पर सवाल यह कि वहां शराब आखिर किसने रखी? सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक साउथ पोल की खोज पर निकलने से पहले खुद शेकल्टन ने शराब रखी थी, शायद कामयाब होकर लौटने के बाद जश्न मनाने की उम्मीद में। लेकिन उनकी टीम अपने लक्ष्य यानी साउथ पोल को नहीं ढूंढ पाई, सो शेकल्टन ने जश्न मनाने का प्लान टाल दिया। कमाल की बात यह है कि अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में 100 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक पड़े रहने के बावजूद ये शराब जमी नहीं बल्कि पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में थी। इतने दिनों तक ताजी बनी रहने की वजह से इस विस्की में अल्कोहल की मात्रा 47.3% थी। अल्कोहल में एथेनॉल होता है, जिससे -137 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट के चलते, जिसकी वजह से अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत ही कम तापमान में भी लिक्विड अवस्था में बने रहते हैं। शराब की इन बोतलों को कुछ दिनों के लिए न्यूजीलैंड के कैंटरबरी म्यूजियम में रखा गया, जिसके बाद सन 2013 में उन्हें फिर से उनकी पुरानी जगह पर रख दिया गया, जहां उन्हें आज भी देखा जा सकता है। पहली दफा यहाँ छोड़े जाने के पूरे 100 साल के बाद भी एक तरह से देखा जाए तो ये कितने कमाल की बात है ना? बर्फीली दुनिया का दरवाजा। अपने परफेक्ट गोल शेप की लाल रंग की खाड़ी, ढलानों और चमकीले पानी के चलते आइसलैंड में स्थित केरित झील आजकल टूरिस्ट के बीच कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो चुकी है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या खास है? असल में कौतूहल रखने वाले एक्सप्लोरर्स ने देखा कि सर्दियों में यह जगह किसी बर्फीली जन्नत में तब्दील हो जाती है। सर्दियों में जब यहाँ का तापमान -32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लुढ़क जाता है तो केरित पूरी तरह से जम जाती है और वाकई में देखने लायक हो जाती है। सर्दी में इस झील का नज़ारा पाने की किस्मत रखने वाले लोगों को ऐसा लगेगा मानो कि ये दुनिया के बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच चुके हैं। बर्फीली दुनिया में ले जाने वाले गुप्त दरवाजे की कगार पर खड़े हैं। ये झील कोन शेप के एक ज्वालामुखी की ढलान पर स्थित है, जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था। कई विस्फोटों के बाद जब ज्वालामुखी के नीचे मौजूद मैग्मा भंडार खाली हो गया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया, जिसके चलते आज हमें नजर आने वाला गड्ढा उत्पन्न हुआ है। धसे हुए इस ज्वालामुखी ने न सिर्फ झील को लाल रंग की सुंदर ढलानें दी, बल्कि ज्वालामुखी के खनिज भी बहकर झील के पानी में मिल जाते हैं, जिससे पानी का रंग काफी चटक नीला और लुभावना हो जाए। जब सर्दियां आती हैं तो जमी हुई इस खूबसूरत नीली झील के इर्द गिर्द मौजूद लाल रंग की खड़ी ढलानें इस जगह को ऐसा लुक देती हैं माने ये सीधे गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी सीन से निकल कर आई हो। क्या कोई और भी इस झील की बातें सुनकर केरे दबे हो गया है क्या?
बर्फ में दबे टिड्डे। अगर आप किसी बर्फ की नदी जिसे ग्लेशियर कहा जाता है पर टहलने जाते हैं तो आपको उम्मीद होगी कि वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई, लेकिन साल 1898 में व्योमिंग में स्थित एक ग्लेशियर की पड़ताल करते वक्त अमेरिकी एक्सप्लोरर जेम्स किम्बेल को सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ नजर आया। उन्होंने देखा कि ग्लेशियर की बर्फ की सतह से हरे रंग की एक छोटी सी टांग बाहर निकली हुई है। इससे पहले कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले लोग कमेंट सेक्शन पर कब्जा कर ले, मैं साफ कर दूं ये कोई एलियन वगैरह नहीं बल्कि बर्फ में जमा हुआ एक मामूली सा टिड्डा था। ये अपने आप में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आगे चीजें और पेचीदा हो गई। जब जेम्स ने थोड़ी और बर्फ हटाई तो उन्हें और टिड्डे नजर आए। इनफैक्ट उन्होंने पाया कि ग्लेशियर के 1 किलोमीटर लंबाई वाले हिस्से को कोई ऐसी जगह पर खाली नहीं मिली जहां खोदने पर मरे हुए टिड्डे बरामद नहीं हो रहे हो। माना जाता है कि उस ग्लेशियर और उसके आसपास के ग्लेशियर्स में कुल मिलाकर करोड़ों की तादाद में मरे हुए टिड्डे दफन हो सकते हैं। सो इतने सारे टिड्डे ग्लेशियर तक आखिर पहुंचे कैसे? ये कीड़े तो खेत खलियानों और हरे भरे घास के मैदानों को खाने के लिए जाने जाते हैं, सही कहा ना? पर हमेशा से ऐसा नहीं था। रॉकी माउंटेन लोकस्ट नामक टिड्डों की एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति बड़े बड़े झुंड बनाकर अमेरिका के रॉकी माउंटेन को पार करके रहती थी। एक बार करोड़ों की तादाद में ऐसा ही झुंड पहाड़ पर रहा होगा, तभी किसी भीषण बर्फीले तूफान ने उन्हें हमेशा के लिए दफन कर दिया। उसके बाद उनकी लाशें हमेशा के लिए बर्फ में पड़ी पड़ी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। रॉकी माउंटेन लोकस्ट आज भले ही दुनिया भर में मौजूद न हो, पर उनकी लाशें उन्हें समझने में वैज्ञानिकों के लिए बड़ी मददगार साबित होती हैं। ये खबर सुनकर ये कीड़े खुशी से उछल रहे होंगे मेरे भाई। तूफान में दफन हुई सेना। वर्ल्ड वॉर 1 का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? कीचड़ से भरे मैदान, मोर्चे वाली खंदक, बड़े बड़े चूहे। ये दृश्य मोर्चे पर लड़ाई कर रहे ज्यादातर सैनिकों के लिहाज से सही है, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे थे जो इन इलाकों से काफी दूर लड़ रहे थे जहां मैदान के हालात और ज्यादा कठिन थे। व्हाइट वॉर उत्तरी इटली की एल्प्स पहाड़ियों में इटालियन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों के बीच में 1915-18 के दौरान लड़े जाने वाले भीषण युद्ध को कहा जाता है। यहाँ 12,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ाई हो रही थी, जहां तापमान -22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लुढ़क जाता था। पहाड़ों में होने वाली इस लड़ाई के किस्से अभी हाल के सालों तक बर्फ में दफन थे, लेकिन अब नहीं। बढ़ते हुए तापमान के कारण जब इलाके की बर्फ पिघलने लगती है तो उस लड़ाई से जुड़ी एक बढ़कर दिलचस्प चीज सामने आई। 2021 में शोधकर्ताओं को एल्प्स में एक ऐसी बैरक मिली जो सिर्फ पहले बर्फ के कारण पहुंच से बाहर होती थी। ये एक मानव निर्मित गुफा थी जो ऑस्ट्रियन सैनिकों द्वारा यूज की जाती थी और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों से भरी पड़ी थी, जिसमें कारतूस, चमड़े की जैकेट, घास से बनी चटाई और टिन के डब्बों से चम्मच जैसे सामान भी शामिल थे। ये सब सामान देखकर साफ होता है कि इन हालात में रहना कितना मुश्किल होगा। जरा इमेजिन कीजिए कि बाहर -22 डिग्री फ़ारेनहाइट की ठंड पड़ रही है और आपको महज एक जैकेट और घास की चटाई के सहारे खुद को गर्म रखना है। इसके अलावा यहाँ कुछ और ज्यादा विचलित करने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि साल 2012 में 2 ऑस्ट्रियन सैनिकों की जमी हुई लाश बरामद हुई और हाल ही के सालों में पिघलती हुई बर्फ के चलते इलाके में 80 से ज्यादा लाशें बरामद हो गई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें से ज्यादातर की मौतें दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि भीषण ठंड और इलाके में लगातार होने वाले हिमस्खलन में दबने के कारण हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो वैसे इतना भयानक था, ऊपर से ऐसे किस्सों का सामने आना उसे और ज्यादा क्रूड बना देता है मेरे भाई। ग्रीनलैंड में मिले लड़ाकू जहाज। व्हाइट वॉर खत्म होने करीब 20 साल के बाद दुनिया भर में एक दूसरी भयानक लड़ाई शुरू हो गई जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 2। हम इंसानों को लड़ना झगड़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है ना। जिस तरह व्हाइट वॉर ने हमारे लिए कुछ दिलचस्प अवशेष छोड़ रखे थे, ठीक वैसा ही वर्ल्ड वॉर 2 ने भी किया। 1942 में अमेरिका ने ऑपरेशन बोलेरो लॉन्च किया, जिसके तहत एलाइड सेनाओं को यूरोप पर कब्जा करने में मदद करने के लिए ढेर सारे सैनिक और हथियार ब्रिटेन भेजे जाने थे। इस मिशन के तहत अमेरिकी सेना के सैकड़ों एयरप्लेन्स को भी अटलांटिक पार करके ब्रिटेन जाना था, पर उनमें से कई जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। जुलाई 1942 में ब्रिटेन की तरफ जा रहे 6P-38 फाइटर प्लेन के एक समूह को खराब मौसम के चलते मंजिल से पहले ग्रीनलैंड में उतरना पड़ा। खुशकिस्मती से सभी पायलट सही सलामत बच गए, लेकिन उनके जहाज नहीं बचे। प्लेन इतनी बुरी तरह से तबाह हो गए थे कि उन्हें पूरी तरह कबाड़ मानकर सड़ने के लिए वहीं बर्फ पर छोड़ दिया गया। समय बीतने के साथ लोग इन प्लेन्स के बारे में भूल गए जो धीरे धीरे बर्फ की 260 फीट मोटी चादर तले दफन हो गए। साल 1988 में ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन सोसाइटी के लोग इन जहाजों को ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे, लेकिन बताने की जरूरत नहीं कि इतनी मोटी बर्फ तले दबी हुई किसी चीज को ढूंढना आसान काम नहीं था। दल को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तक पहुंचकर इस्तेमाल करना पड़ा। ये लॉन मोवर जैसी एक डिवाइस होती है जो जमीन के नीचे दबी हुई चीजों का पता लगाती है। कुछ ही दिनों में टीम को उन जहाजों में से एक की सटीक लोकेशन पता चल गई और उस तक पहुंचने की खुदाई के लिए उन्होंने सुपर ग्रोफर यूज किया। जी नहीं, ये कोई दैत्याकार चूहा नहीं बल्कि गर्मी पैदा करने वाली एक मशीन है जिसने टीम को बर्फ में 260 फीट गहरी खुदाई करने में मदद की। गड्ढे की ड्रिलिंग पूरी होने के बाद टीम एक मोटे सकरे के सहारे नीचे उतर गई और वहां पहुंचकर गर्मी पैदा करने वाली मशीन से प्लेन के इर्द गिर्द एक बड़ी सी जगह बनाई गई, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। प्लेन को वापस सतह पर लाने के लिए उसका एक पुर्जा खोलकर अलग से ऊपर उठाना पड़ा। शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा लियो बना रहे थे। जहाज मिलने के करीब 4 महीने के बाद इसके सारे हिस्से ढूंढ ले गए, जिसे फिर से उड़ने लायक बनाकर ग्लेशियर गर्ल का नाम दिया गया। आज ये फिर से हवा में उड़ने के लिए बन चुका है तैयार और ये हवा में फराटे मारते हुए नजर आता है। उस हादसे में बर्फ तले दबने के 80 सालों के बाद भी ये जहाज अमेरिका भर में आयोजित किए जाने वाले एयर शोज में अपने कीर्तिमान रच रहा है।
अब ये हुई ना कोई सचमुच धमाकेदार वापसी। बर्फ में दबी इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें अपना जवाब जरूर दें। देखने के लिए शुक्रिया।